Hello everyone, welcome to Efforts. EduBEd 102 नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम सेमेस्टर 1 का ये पेपर है। इसका मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था। यूनिट 1 फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का दार्शनिक आधार। तो उस वीडियो में हमने फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। अब आज का वीडियो इसी यूनिट का पार्ट है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1 का सेकेंड पार्ट यानी मेजर फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन। इसके अंडर आता है आइडियलिज्म। शिक्षा के कई सारे प्रमुख दर्शन हैं, अलग अलग फिलोसफर्स ने अपनी अपनी राय दी है इस पे। तो उसी के बेसिस पे कई तरह के फिलॉसफीज डेवलप हुई, जैसे कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म। ठीक है, तो ये सारे आपको पढ़ने एक एक करके। ये जितनी भी फिलॉसफीज हैं सबको आपको पढ़ना है विथ रेफरेंस टू एम्स, करिकुलम, मेथड्स, डिसिप्लिन एंड टीचर टॉट रिलेशनशिप। यानी उनके उद्देश्य पढ़ने हैं, उनका पाठ्यक्रम से क्या रिलेशन है, पद्धति पढ़नी है, अनुशासन और शिक्षक शिक्षित संबंधों के संदर्भ में। टीचर का मतलब है शिक्षक जो पढ़ा रहा है, और टॉट का यहाँ पे मतलब है स्टूडेंट से। ठीक है, टॉट मतलब पढ़ाना नहीं, टॉट का मतलब स्टूडेंट जो पढ़ रहा है। तो टीचर टॉट रिलेशन मतलब कि इन सारे दर्शनों का शिक्षक और शिष्य से क्या रिलेशन है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं चैनल अभी तक। अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको जितना हो सके शेयर भी करिए, और अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद का अर्थ। द वर्ड आइडियलिज्म मे बी डेराइव्ड फ्रॉम आइडल्स। आइडियाज और हायर वैल्यूज आर एसेंसेस। दे आर ऑफ अल्टीमेट कॉस्मिक सिग्निफिकेंस। They are more important in human life than anything else. They are eternal and unchanging. They have no dimension such as length or breadth and as such different from material forces. आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति आदर्श शब्द से हुई है। विचार या उच्च मूल्य सार हैं, यानी कि आदर्श से मतलब है उच्च मूल्य या फिर उच्च विचार। इनका परम लौकिक महत्व है, यानी उच्च मूल्य या फिर उच्च विचार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे मानव जीवन में किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। यही नहीं बल्कि आदर्श जो है वह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। मनुष्य के जो आदर्श होते हैं उनके पास लंबाई चौड़ाई जैसा कोई आयाम नहीं होता, इसलिए वो भौतिक शक्तियों से भिन्न है। देखिए, आइडल शब्द से आप सीधा मतलब समझिए गोपी बहू। अगर एक आदर्श टीचर की बात हो तो समझ लीजिए अगर गोपी बहू टीचर होती तो कैसी होती। आदर्श स्टूडेंट की बात है तो एकदम गोपी बहू को दिमाग में रखिए। आदर्श मतलब जिसमें कोई कमियां ना हो, एकदम परफेक्ट। तो आइडियलिज्म के बारे में आप जब भी आंसर लिखेंगे अपने दिमाग में गोपी डिकरा को रख के। प्लेटो, फादर ऑफ आइडियलिज्म। रॉस, फ्रोबेल, ब्रूबैचर, हैरोल्ड टिटस, ब्रेकेली, कांट, हेजल एक्सेट्रा, ये सब कुछ आइडियलिस्ट के नेम है। तो इस लाइन से दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये पूछेगा हु इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म, तो सीधा सीधा आंसर प्लेटो। ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है इनमें से किसी का भी नाम दे देगा और उस आपको ऑप्शंस में दे देगा आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर फिलोसोफर कौन सी आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है या कौन से फिलोसफी पे बिलीव करता है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू J.S. Ross, there are many forms of idealists, but the essence of all is that the mind or soul is the substance of this world and mental form is the truth. J.S. Ross के अनुसार आदर्शवादियों के कई रूप हैं, लेकिन सबका सार यही है कि केवल मन या आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है, जबकि मानसिक रूप जो है वो अटल सत्य है। According to Brubacher, idealists point out that it is mind that is central in understanding the world. To them, nothing gives a greater sense of reality than the activity of mind engaged in trying to comprehend its world. Brubacher के अनुसार आदर्शवादी बताते हैं कि यह मन ही है जो दुनिया को समझने में केंद्रित है, यानी हमारा मन दुनिया को समझने में लगा हुआ है। उसके लिए इससे अधिक वास्तविकता का एहसास कुछ भी नहीं हो सकता कि मन अपनी दुनिया को समझने की कोशिश में लगा हुआ है। तो एक आइडियलिस्ट के लिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि उसका मन दुनिया को समझने में लगा हुआ है।
According to Harold Titus, idealism asserts that reality consists of ideas, thoughts, mind or selves rather than materials, objects and force. Harold Titus के अनुसार आदर्शवाद इस बात पर जोर देता है कि सामग्री, वस्तुओं और बल के बजाय विचार, दिमाग या स्वयं वास्तविकता होते हैं। यानी जो इंसान का खुद का नेचर है, जो इंसान की बुद्धि है, वो रियलिटी है, ना कि दुनिया की ये मटेरियलिस्टिक चीजें। अब हम एक एक करके हर चीज से आदर्शवाद का रिलेशन समझेंगे, यानी आदर्शवाद या आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर चीज क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि फिलॉसफी क्या है आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। आइडियलिज्म इन फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र में आदर्शवाद। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स डील्स विथ रियलिटी। Idealism believes that mind is real. The basic reality consists of or closely related to mind, ideas, thoughts और selves. तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा वास्तविकता से संबंधित है और आदर्शवाद का ये मानना है कि मन ही वास्तविक है। तो बुनियादी वास्तविकता मन, विचारों और स्वयं से बनी होती है या फिर उससे निकटता से संबंधित होती है। Mind is the controller and explainer of phenomena. World is the creation of the mind and not a natural phenomena. मन घटनाओं का नियंत्रक है और व्याख्याता भी, और संसार मन की रचना है, ना कि कोई प्राकृतिक घटना, ऐसा आइडियलिज्म कहता है। The universe can be comprehended through the mind because both mind and the universe are reconstructed of the same element, intellect and spiritual essence. ब्रह्मांड को मन के माध्यम से समझा जा सकता है क्योंकि मन और ब्रह्मांड जो है वो दोनों एक ही तत्व, बुद्धि और आध्यात्मिक सार से निर्मित है। स्पिरिट इज द फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट फॉर द यूनिवर्स। ट्रू रियलिटी इज स्पिरिचुअल। आत्मा ब्रह्मांड का मूल घटक है और सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिक है। आइडियलिज्म बिलीव्स इन द यूनिवर्सल माइंड और गॉड। ही इज द क्रिएटर एंड ऑल अदर्स आर द क्रिएटेड। ही इज द इन्फिनाइट माइंड and the source of all human values. We all exist for him. The goal of all human activities is the realization of the infinite mind. आदर्शवाद सार्वभौमिक मन या ईश्वर में विश्वास करता है। वह रचयिता है और अन्य सभी रचे गए हैं। यानी आदर्शवाद ये कहता है कि जो भी है वो सब भगवान है। भगवान ने हमें रचा है, हम उनके द्वारा रचे गए हैं। आदर्शवाद के अनुसार भगवान अनंत मन है और सभी मानवीय मूल्यों का स्रोत है। हम सभी उनके लिए ही मौजूद हैं और सभी मानवीय गतिविधियों का लक्ष्य अनंत मन की प्राप्ति है, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति है। तो मेटाफिजिक्स से सीधा मतलब है रियलिटी, और आदर्शवाद के अकॉर्डिंग रियल क्या है? सिर्फ ईश्वर, यानी ईश्वर ही परम सत्य है। जो चीजें हैं सिर्फ ईश्वर के ही इर्द गिर्द हैं। अब देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। According to idealism, knowledge is the ultimate reality and that is the highest and the worthiest. ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा ज्ञान और सत्य की समस्या से संबंधित है। यानी ज्ञान मतलब आप कितना जानते हैं और सत्य मतलब कि रियल में सच है क्या। आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान ही अंतिम सत्य है और वही सर्वोच्च और सर्वोत्तम है। Knowledge is obtained through the medium of concepts, ideas or the mind. Mind is the storehouse of knowledge. ज्ञान अवधारणाओं, विचारों या मन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और मन ज्ञान का भंडार है। Real knowledge cannot be obtained through the method of observation and experimentation, etc. It can be obtained with an understanding of the inner self. वास्तविक ज्ञान जो होता है वो अवलोकन या प्रयोग की विधियों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे आंतरिक स्व की समझ से ही प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, आदर्शवाद पढ़ के आपको एकदम लग रहा होगा ना कि आप सत्संग सुन रहे हैं किसी महंत का। तो एग्जैक्टली आदर्शवाद का मतलब ही है आदर्श या आइडियल। आइडियलिज्म बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ना कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। हाँ, याद करने वाली क्या चीज है इसमें कि क्या क्या इसके फिलोसोफर्स के नाम है वो सब। दूसरा, डेफिनेशन थोड़ी याद करनी पड़ेगी, और बाकी तो समझ लीजिए अगर ये आपके पेपर में आ गया तो 5 में से 5 तो मेरे ख्याल से आप ला ही देंगे, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, परम सत्य, मन, इन्हीं सब चीजों की बातें करनी है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो को आधा ही छोड़ के चल देंगे कि हाँ ज्ञानी तो देना है, वो तो हम भी दे लेंगे। नहीं, कंसेप्ट समझिए क्या है कि आंसर को लिखना किस तरह से है। ठीक है, कुछ भी मत लिख के आ जाइएगा। देखते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद की विशेषताएं क्या है।
Number 1, priority of mind and the self. Idealism emphasizes the priority of the mind and the self. Mind, according to idealism, is prior to matter. मन और स्वयं की प्राथमिकता. आदर्शवाद मन और स्वयं को प्राथमिकता देता है. आदर्शवाद के अनुसार मन पदार्थ से पहले है. Idealism believes that mind is real and matter is in sense a byproduct. The basic reality is closely related to mind, ideas, thoughts or selves. Mind is the controller and explainer of phenomena. World is the creation of the mind and not a natural phenomena. ये अभी हमने पढ़ा था कि आदर्शवाद का मानना है कि मन वास्तविक है, जबकि पदार्थ एक तरह से उपोत्पाद है. बुनियादी वास्तविकता मन, विचारों या स्वयं से बनी होती है. मनुष्य का मन ही घटनाओं का नियंत्रक और व्याख्याता है. संसार मन की रचना है, ना कि कोई प्राकृतिक घटना है. द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन स्पिरिट. अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, द स्पिरिट इज द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स. ट्रू रियलिटी इज स्पिरिचुअल और थॉट. Thought, experience, value, and personality are more real than the material things of the external world. Matter in its essence is also spiritual and every atom has life, mind and energy. Idealism का मानना है कि ब्रह्मांड आत्मा में विद्यमान है. आदर्शवाद के अनुसार आत्मा ब्रह्मांड का मूल घटक है. आध्यात्मिकता या विचार ही सच्ची वास्तविकता है. विचार, अनुभव, मूल्य और व्यक्तित्व बाहरी दुनिया की भौतिक चीजों की तुलना में अधिक वास्तविक हैं. पदार्थ जो होते हैं यानी मैटर, वो भी अपनी तरह से आध्यात्मिक ही हैं और प्रत्येक परमाणु में भी जीवन, मन और ऊर्जा है. डिस्टिंक्टिव नेचर ऑफ मैन. आइडियलिज्म बिलीव्स दैट मैन इज नॉट अ मेयर एनिमल. ही इज अ सुपीरियर क्रिएशन. ही possesses dignity and distinctiveness. He has certain powers which are manifested in his intellectual attainments, his culture, art, morality, religion, and so on. He is not a helpless creature in his environment. He has the power to mold it according to his need. मनुष्य की विशिष्ट प्रकृति. आदर्शवाद का मानना है कि मनुष्य मात्र पशु ही नहीं है, वह एक श्रेष्ठ रचना है. उसमें गरिमा और विशिष्टता है. उसके पास कुछ शक्तियां हैं जो उसकी भौतिक उपलब्धियों, उसकी संस्कृति, कला, नैतिकता, धर्म आदि में प्रकट होती हैं. वह अपने पर्यावरण में कोई असहाय प्राणी नहीं है. उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पर्यावरण को ढालने की शक्ति है. इसी बात पे टिप्पणी करते हुए रॉस कहते हैं, ह्यूमन पर्सनालिटी इज सुप्रीम एंड कंस्टिट्यूट्स द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड. रॉस के अनुसार मानव व्यक्तित्व सर्वोच्च है और यह ईश्वर का सर्वोत्तम कार्य है. इन द वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर, मैन इज द पैरागॉन ऑफ क्रिएशन. शेक्सपियर के शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य सृष्टि का प्रतिमान है. तो बेसिकली आइडियलिज्म में 3 चीजों की सुपीरियरिटी में बिलीव करता है, गॉड, मैन और माइंड. आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन. आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य. यानी आदर्शवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए. सबसे पहला तो सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्सल्टेशन ऑफ पर्सनालिटी. Idealism emphasizes on the growth of man's personality and spiritual nature. Man's soul is more important than his material structure. आत्मबोध या व्यक्तित्व का उत्कर्ष. सबसे बड़ी चीज आदर्शवाद का कहना है कि शिक्षा को ज्यादा जोर मनुष्य के व्यक्तित्व और आध्यात्मिक स्वभाव के विकास पर देना चाहिए. मनुष्य की आत्मा उसकी भौतिक संरचना से अधिक महत्वपूर्ण होती है. The aim of human life, according to idealism, is to acquire the knowledge of the soul. Therefore, self-realization is the aim of education according to idealists. It has been said in Indian literature that real education is which is meant for mukti. आदर्शवाद के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है. अतः आदर्शवाद के अनुसार आत्म साक्षात्कार ही शिक्षा का उद्देश्य है. भारतीय साहित्य में कहा गया है कि वास्तविक शिक्षा वही है जो मुक्ति की ओर ले जाती है. डेवलपमेंट ऑफ विल पावर. Self-realization requires development of willpower. Development of willpower pours enthusiasm, courage, determination, and optimism into the personality and further leads him to be good and healthy creator of heredity and environment. इच्छा शक्ति का विकास. आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छा शक्ति के विकास की आवश्यकता होती है. इच्छा शक्ति का विकास व्यक्तित्व में उत्साह, साहस, दृढ़ संकल्प और आशावाद को भरता है और मनुष्य को
आनुवांशिकता और पर्यावरण का अच्छा और स्वस्थ निर्माता बनाता है। मैन इज द मेक ऑफ हिज डेस्टिनी, सो द टीचर शुड ले डाउन देयर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ विल पावर। मैन इज एवरीथिंग, एनवायरमेंट इज नथिंग। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है, इसलिए शिक्षकों को इच्छा शक्ति के विकास पर जोर देना चाहिए, जिससे बच्चे अपना अच्छा भाग्य निर्माण कर सके। मनुष्य ही सब कुछ है, पर्यावरण कुछ भी नहीं है, आदर्शवाद के अनुसार। यूनिवर्सल एजुकेशन। आइडियलिज्म बिलीव्स दैट एवरी मैन इज इक्वली एंड नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। देयरफॉर देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। सार्वभौमिक शिक्षा। आदर्शवाद का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य समान रूप से ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है, इसीलिए बच्चों की शिक्षा में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ वेल्थ और स्टेटस, क्रीड, कास्ट और कलर। इट शुड नॉट बी फॉर अ फेवरेट फ्यू। दिस इज द आइडियलिस्टिक कैरेक्टर ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। शिक्षा सार्वभौमिक होनी चाहिए, यानी धन या स्थिति, पंथ, जाति या रंग, किसी भी तरह के भेदभाव के बिना। यह कुछ पसंदीदा लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन्हें आप पसंद नहीं करते उन्हें आप एजुकेशन का हक ना दें। यह सार्वभौमिक शिक्षा का आदर्शवादी चरित्र है। आदर्शवाद मानता है कि शिक्षा सबके लिए है। प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल एनवायरमेंट। द चाइल्ड्स एनवायरमेंट इज नॉट मेयरली फिजिकल और मटेरियल, बट ह्यूमन, स्पिरिचुअल और कल्चरल ऑल्सो। To idealism, the environment is the fruit of man's own creative activities. It is a product of ages and is always in the process of growth. It belongs to all and it is the common heritage. So preserve it and unrove upon it. सांस्कृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। संवर्धन मतलब उसे बढ़ाना। बच्चे का पर्यावरण केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि मानवीय, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक भी होता है। आदर्शवाद के अनुसार पर्यावरण मनुष्य की अपनी रचनात्मक गतिविधियों का फल है। यह युगों का उत्पाद है और यह हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है। पर्यावरण सबका है और सबकी साझी विरासत है, तो इसे सुरक्षित रखें और इस पर काम करें। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल सेंस एंड कैरेक्टर। फोर्थली, द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म इज टू डेवलप द चाइल्ड्स मॉरल सेंस एंड thus enable him to distinguish right from wrong, to love good and despise evil. नैतिक भावना और चरित्र का विकास। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की नैतिक भावना का विकास करना है और इस प्रकार उसे सही गलत में अंतर करने, अच्छाई से प्यार करने और बुराई से घृणा करने में सक्षम बनाना है। द गोल ऑफ लाइफ एज वेल एज एजुकेशन शुड बी द रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज बाय डेवलपिंग द स्पिरिचुअल कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड। जीवन और शिक्षा का लक्ष्य बच्चे के आध्यात्मिक चरित्र का विकास करके नैतिक मूल्यों की प्राप्ति होना चाहिए। तो ये तो था कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, यानी आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। आइडियलिस्ट इंसिस्ट ऑन एम्फेसिस बीइंग प्लेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज सच एज लिटरेचर, आर्ट, रिलेशन, मॉरलिटी एक्सेट्रा। जो आदर्शवादी होते हैं वो साहित्य, कला, संबंध, नैतिकता आदि जैसे मानविकी के अध्ययनों पर जोर देते हैं। Plato has suggested the inclusion of all those subjects of discipline which help in the realization of truth, beauty and goodness. प्लेटो ने अनुशासन के उन सभी विषयों को शामिल करने का सुझाव दिया है जो सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की प्राप्ति में मदद करते हैं। Most significant among man's activities are the intellectual, the aesthetic and moral. मनुष्य की गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण है बौद्धिक, सौंदर्यात्मक और नैतिक। तो आदर्शवाद के हिसाब से पाठ्यक्रम में ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। अब जानते हैं आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। आदर्शवाद और शिक्षण के तरीके। डिफरेंट आइडियलिस्ट्स हैव एडॉप्टेड डिफरेंट मेथड्स, सम ऑफ विच आर एज अंडर। विभिन्न आदर्शवादियों ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं आदर्शवाद को पढ़ाने के लिए, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। अच्छा, आप जल्दी से कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए और नोट करते चलिए कि जितने भी मेथडोलॉजीज हैं और उसके फाउंडर कौन है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछता है क्वेश्चन। आपको किसी भी टीचिंग मेथड का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसके फाउंडर या संस्थापक का नाम बताइए। सबसे पहला है क्वेश्चन मेथड। Socrates had adopted the question method. He used to go to the market and there he asked questions on important subjects and demanded answers from the audience. प्रश्न विधि।
सुकरात ने प्रश्न विधि अपनाई थी। वे बाजार जाते थे और वहां महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न पूछते थे और श्रोताओं से उत्तर मांगते थे, और ऐसे कर करके उन्होंने अपने आदर्शवाद के बारे में फिलॉसफी डेवलप की। कन्वर्जेशनल मेथड। प्लेटो चेंज द क्वेश्चनिंग मेथड इनटू डायलेक्टिक या कन्वर्जेशन मेथड। संवादित पद्धति। प्लेटो ने प्रश्नोत्तरी पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति यानी बातचीत पद्धति भी कह सकते हैं, उसमें बदल दिया। संवादित पद्धति के जनक कौन है? प्लेटो। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। एरिस्टोटल imparted education through inductive and deductive methods. Hegel again adopted the logical methods. आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधि। अरस्तु ने इस विधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की, जबकि हेगल ने तार्किक तरीका अपनाया। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। डेस्कार्टेस showed his interest in proceeding from simple to complex. सरल से जटिल की ओर जाने वाली जो पद्धति है उसे डेस्कार्टेस ने बनाया। फिर है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कोमेनियस showed his interest in proceeding from concrete to abstract. ठोस से अमूर्त की ओर जाने की जो पद्धति है वो कॉमेनियस ने बनाई। नाउ आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन। आदर्शवाद में अनुशासन का क्या रोल है? Idealism believes in the strict form of discipline. According to the idealist, a disciplined mind can tend towards the highest good, that is God. आदर्शवाद अनुशासन की कठोर स्वरूप में विश्वास रखता है। आदर्शवादियों के अनुसार एक अनुशासित मन सर्वोच्च भलाई यानी कि ईश्वर की ओर प्रवृत्त हो सकता है। Truth, beauty and goodness are chief values of life which can be cultivated through disciplined mind. We should be internally disciplined. सत्य, सौंदर्य और अच्छाई जीवन के प्रमुख मूल्य हैं, जिन्हें अनुशासित मन के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। हमें आंतरिक रूप से अनुशासित रहना चाहिए। Idealism believes in that type of discipline which may make the pupil the captain of his own soul. Idealism does not believe in a discipline of external control. आदर्शवाद उस प्रकार के अनुशासन में विश्वास करता है जो विद्यार्थी को अपनी आत्मा का कप्तान बना सके। आदर्शवाद बाह्य नियंत्रण के अनुशासन में विश्वास नहीं करता, यानी डिसिप्लिन जो है वो इंसान के अंदर से आना चाहिए। फोर्स बियरिंग डिसिप्लिन इज नॉट एट ऑल परमानेंट एंड डिजायरेबल. इट इज मोमेंटरी एंड शॉर्ट लिव्ड. डिसिप्लिन मस्ट टेक द फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंसाइट एंड सेल्फ एनालिसिस. फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर डिसिप्लिन बट दैट मस्ट बी गाइडेड एंड वेल वर्स्ड. जबरदस्ती का अनुशासन जो है वो बिल्कुल भी स्थायी नहीं होता और ना ही वांछनीय होता है। यह क्षणिक और अल्पकालिक है, यानी जो आप जबरदस्ती का डिसिप्लिन का दिखावा किसी को अगर करने को कहें तो वो केवल कुछ ही समय के लिए रह पाएगा। कोई भी तब तक डिसिप्लिन नहीं हो सकता जब तक वो खुद अंदर से डिसिप्लिन ना होना चाहे। अनुशासन को आत्म अनुशासन, आत्म अंतर्दृष्टि और आत्म विश्लेषण का रूप लेना चाहिए। अनुशासन के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन उसका मार्गदर्शन और भलीभांति ज्ञान भी होना चाहिए। चाइल्ड्स एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड इन द स्कूल. फिजिकल पनिशमेंट एंड एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट्स आर नॉट द मेथड ऑफ अचीविंग दिस. इट इज बेटर रियलाइज्ड थ्रू डेवलपिंग क्वालिटीज सच एज सेल्फ रिनंशिएशन, ओबीडियंस, ह्यूमैनिटी, पोलाइटनेस एक्सेट्रा. स्कूल में बच्चों की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। यह शारीरिक दंड और बाहरी रोक-टोक से संभव नहीं है। इसे आत्मत्याग, आज्ञाकारिता, मानवता, विनम्रता आदि जैसे गुणों के विकास के माध्यम से बेहतर ढंग से सिखाया जा सकता है। फ्रोबेल believes that it is better to encourage self-control and self-guidance in the child through sympathy. फ्रोबेल का मानना है कि सहानुभूति के माध्यम से बच्चे में आत्मनियंत्रण और आत्म मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि पनिशमेंट से। अब देखते हैं आइडियलिज्म एंड द टीचर। आदर्शवाद और शिक्षक, यानी आदर्शवाद के अकॉर्डिंग एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए। द प्लेस ऑफ टीचर इन आइडियलिज्म इज वेरी हाई. द चाइल्ड इज नॉट कंप्लीट इन हिमसेल्फ, ही इज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स परफेक्शन. द टीचर गाइड्स हिम, ही कैरीज द चाइल्ड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान बहुत ऊंचा है। बच्चा अपने आप में पूर्ण नहीं होता, इसीलिए वह पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा होता है। शिक्षक उसका मार्गदर्शन करता है और वह बच्चे को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल, द स्कूल इज अ गार्डन, द टीचर इज अ कॉशियस गार्डनर एंड द चाइल्ड इज अ टेंडर प्लांट. द प्लांट कैन ग्रो नो डाउट विदाउट हेल्प, बट द गुड गार्डनर sees that the plant grows to the finest possible perfection. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज आप लोग रट लीजिएगा। फ्रोबेल की लाइन है,
फ्रोबेल के अनुसार विद्यालय एक बागीचा है, शिक्षक एक सतर्क माली है और बच्चा एक कोमल पौधा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पौधा बिना मदद के भी अपने आप बढ़ सकता है या उग सकता है, लेकिन एक अच्छा माली यह देखता है कि पौधा यथासंभव सर्वोत्तम पूर्णता से बढ़े, यानी वो पौधा बिल्कुल हेल्दी हो, उसमें किसी तरह का दोष ना हो। थ्रू टीचर्स गाइडेंस द चाइल्ड कैन मेक हिज नेचुरल डेवलपमेंट इनटू अ प्रोसेस लीडिंग टू परफेक्शन एंड ब्यूटी। शिक्षक के मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चा अपने प्राकृतिक विकास को पूर्णता और सुंदरता की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया में बदल सकता है। रॉस एक्सप्लेन्स द नेचुरलिस्ट मे बी कंटेंटेड with briars, but the idealists want fine roses to grow and they work for it. Clearly, the idealists give more value to the teacher than the naturalist. The function of the teacher is to lead the children to their perfect development. रॉस बताते हैं कि प्रकृतिवादी जंगली फूलों से संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन आदर्शवादी अच्छे गुलाब उगाना चाहते हैं, जिसके लिए वे मेहनत भी करते हैं। अगेन ये फिर से इंपॉर्टेंट लाइन है, एक फ्रोबेल की एक लाइन जो अभी थी स्कूल, टीचर और स्टूडेंट वाली, और ये रॉस की लाइन है गुलाबों वाली। ठीक है, ये लाइन दिमाग में रखिएगा आपने। स्पष्टतः आदर्शवादी प्रकृतिवादियों की तुलना में शिक्षक को अधिक महत्व देते हैं। शिक्षक का कार्य बच्चों को उनके संपूर्ण विकास की ओर ले जाना है। आगे के वीडियोस में हम नेचुरलिज्म भी पढ़ेंगे। तो ये तो थी आदर्श शिक्षक की बात। अब जानते हैं कि एक आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए। Idealism believes that the pupil is a spiritual being. Pupils are not mere bodies with spirit. The pupil is a personality whose foundation is not the body alone, but also a deep underlying spiritual reality. आदर्शवाद का मानना है कि शिष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है, न कि आत्मा के बिना एकमात्र शरीर। शिष्य एक व्यक्तित्व है जिसकी नींव केवल शरीर नहीं है, बल्कि गहरी अंतर्निहित आध्यात्मिक वास्तविकता भी है। According to Indian idealism, the pupil is Atma, yani spiritual self, and the function of education is to enable the pupil to recognize his real nature. The pupil must obey his teacher. There must be positive and congenial relationship between teacher and taught. The pupil is a finite soul and he has to become infinite soul through education given by the teacher. तो भारतीय आदर्शवाद के अनुसार विद्यार्थी आत्मा है और शिक्षा का कार्य विद्यार्थी को उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सक्षम बनाना है। जैसे कि भागवत गीता के ज्ञान के बिना अर्जुन अपूर्ण थे, अपने खुद के सेल्फ को पहचान नहीं पा रहे थे, तो एजुकेशन ने उन्हें खुद का एहसास कराया। शिष्य को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शिक्षक और शिष्य के बीच में सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। शिष्य एक सीमित आत्मा है और उसे शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा के माध्यम से अनंत आत्मा बनना होता है। He must have qualities like respect towards teacher, concentration, discipline, consciousness, sense of surrender, and sense of discrimination between right and wrong and good and bad. तो विद्यार्थी के अंदर शिक्षक के प्रति सम्मान, एकाग्रता, अनुशासन, चेतना, समर्पण की भावना और सही गलत तथा अच्छे बुरे के बीच में भेदभाव की भावना जैसे गुण होने चाहिए। अब लास्ट टॉपिक, आइडियलिज्म एंड स्कूल। Idealists attach importance to the school. This is clearly enunciated by the Frobelian metaphor, that is, the school is a garden, the teacher is a cautious gardener, and the child is a tender plant. आदर्शवादी विद्यालय को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। विद्यालय के महत्व को फ्रोबेलियन रूपक द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अच्छा, आपको रूपक या मेटाफर पढ़ना होगा तो उसका भी वीडियो मैंने ग्रामर वाले में डाल रखा है, प्लीज पढ़ लीजिएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच नाम से होगा वीडियो। ओके, जैसा कि फ्रोबेल ने कहा, स्कूल एक बागीचा है, शिक्षक एक सतर्क माली है और बच्चा एक कोमल पौधा है। तो स्कूल ही वो बागीचा है जिसमें कि शिक्षक और शिष्य एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो आइडियलिज्म में स्कूल की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। द स्कूल इज अ यूनिकली थिंकिंग इंस्टीट्यूशन इन द सेंस दैट इट गिव्स लीडरशिप एंड गाइडेंस इन थिंकिंग। It is the medium through which the community expresses itself. It is the mind of the society. It should transmit social and cultural heritage to the younger generation. स्कूल एक विशिष्ट सोच वाला संस्थान है। वो इसलिए क्योंकि यह सोच को नेतृत्व और मार्गदर्शन देता है। यह वह माध्यम है जिस माध्यम से समुदाय स्वयं को अभिव्यक्त करता है। यह समाज का मन है। स्कूल को सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। It should influence moral, spiritual,
development of children. T.P. Nunn has remarked, the school is to consolidate the nation's spiritual strength, to maintain its historic continuity, to secure its achievements, and to guarantee its future. स्कूल का प्रभाव बच्चों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर पड़ना चाहिए। टीपी नन ने टिप्पणी दी है कि स्कूल का उद्देश्य राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना और उसकी उपलब्धियों को सुरक्षित करना और उसके भविष्य की गारंटी देना है। Thus, the school is a place where high spiritual ideals and values are gained through proper guidance of teacher. तो इस प्रकार से विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां शिक्षक के उचित मार्गदर्शन के माध्यम से उच्च आध्यात्मिक आदर्श और मूल्यों को प्राप्त किया जाता है। सो दैट इज इट। आइडियलिज्म इतना ही है। ये बहुत ही इजी टॉपिक था, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी इसका कंसेप्ट समझ लिया होगा तो आप आंसर अपने आप लिख लेंगे। बस फिलोसफर्स के नाम याद रखिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अरे यार, बार बार याद दिलाना पड़ता है आप लोग को। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा जितने भी जान पहचान के लोग हों आपके साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट में मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या इसमें दिक्कत हो रही है समझने में या पढ़ने में, मैं उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट करूँगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।